क्रूर इंडोमिनस रेक्स ने मरते दम तक भी यह नहीं सोचा था कि इंसानों द्वारा कई तरह के जीन मिलाकर बनाया गया यह सबसे खतरनाक शिकारी आखिरकार गहरे समुद्र के शिकारी मोसासॉरस का सिर्फ एक छोटा सा शिकार बनकर रह जाएगा। जब मोसासॉरस उसे घसीटते हुए अंधेरी झील की गहराई में ले गया, तब नूबलर द्वीप का वह डायनासोर पार्क एक बार फिर इंसानों के जल्दबाजी में भाग जाने के बाद शांत हो गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि सिर्फ 3 साल बाद इस द्वीप पर रहने वाले डायनासोरों पर एक और भी भयानक तबाही टूटने वाली है। सालों से शांत पड़ा ज्वालामुखी अचानक जाग उठा था। उसकी गतिविधि खतरनाक स्तर तक बढ़ चुकी थी। भूवैज्ञानिकों ने निगरानी के बाद साफ कहा कि इंसानों द्वारा फिर से जीवित किए गए ये प्राचीन जीव इस आपदा के कारण दोबारा विलुप्त हो सकते हैं। कभी भीड़ से भरा रहने वाला जुरासिक वर्ल्ड अब फिर एक उजड़ा हुआ मौत का द्वीप बन चुका था। और जब पूरी दुनिया इस बात पर बहस कर रही थी कि डायनासोरों को बचाया जाए या नहीं, तभी एक गुप्त मिशन चुपचाप शुरू हो चुका था। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस एक सीक्रेट टीम द्वीप के पास समुद्र में दाखिल हुई। उनकी पनडुब्बी बिना आवाज किए गहरे समुद्र में उतरी और मशीनों ने इंडोमिनस रेक्स की हड्डियों को ढूंढ निकाला। जैसे ही तेज धार वाले औजार उसकी पसलियों को काटने लगे, अंधेरे समुद्र में उनकी आवाज गूंजने लगी। जब वह विशाल हड्डी समुद्र की सतह तक लाई गई तो सबको लगा मिशन पूरा हो गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी यह हरकत गहराइयों में छिपे असली समुद्री राक्षस मोसासॉरस को जगा चुकी थी। कुछ ही देर बाद पनडुब्बी से संपर्क टूट गया। कंट्रोल सेंटर लगातार कोशिश करता रहा कि लैगून के गेट बंद किए जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। गोताखोरों को इस खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था और इसी वजह से वे पीछे हटने का सही मौका गंवा बैठे। जब तक उन्हें खतरे का एहसास हुआ, तब तक मोसासॉरस की विशाल परछाई उनके पीछे उभर चुकी थी। अफरा तफरी में कमांडर के हाथ से गेट कंट्रोल गिर पड़ा और मोसासॉरस के एक बार में चकनाचूर हो गया। गेट बंद होने की प्रक्रिया बीच में ही रुक गई। आखिरी पल में हेलीकॉप्टर से रस्सी नीचे फेंकी गई और बचाव शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही सबको लगा कि वे बच गए, तभी समुद्र में भयानक हलचल हुई और मोसासॉरस एक तूफान की तरह पानी फाड़कर बाहर निकला और सबको फिर मौत के मुंह में धकेल दिया। आखिरकार इस मिशन में 3 लोगों की जान गई, लेकिन वे इंडोमिनस रेक्स की हड्डी लेकर निकलने में कामयाब रहे। पर जो गेट बंद नहीं हो सका, उसी ने मोसासॉरस को खुले महासागर में निकलने का रास्ता दे दिया और यहीं से एक और विनाश की शुरुआत हो गई। इसके बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया। नूबलर द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट का काउंटडाउन शुरू हो चुका था और बहस तेज हो गई कि डायनासोरों को बचाया जाए या उन्हें प्रकृति के हवाले छोड़ दिया जाए। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि विस्फोट होते ही द्वीप के सारे डायनासोर खत्म हो जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा यह प्रकृति इंसानों की गलती सुधार रही है, क्योंकि इंसानों ने खुद ईश्वर बनने की कोशिश की थी। जबकि कुछ ने तर्क दिया कि इन जीवों को इंसानों ने वापस लाया है, इसीलिए इन्हें मरने के लिए छोड़ना गलत होगा। सरकार ने आपात सुनवाई बुलाई और खास तौर पर जुरासिक पार्क की घटनाओं के गवाह कैओस थ्योरी एक्सपर्ट डॉक्टर इयान मेलकम को बुलाया गया। कई साल पहले की तरह इस बार भी उनका रुख साफ था। उनका मानना था कि इंसानों को प्रकृति के संतुलन में दोबारा दखल नहीं देना चाहिए। उनके मुताबिक यह ज्वालामुखी विस्फोट इंसानों की घमंड भरी गलतियों के खिलाफ प्रकृति की सीधी चेतावनी थी। और आखिरकार सरकार ने फैसला लिया कि कोई रेस्क्यू मिशन नहीं भेजा जाएगा। यही वह फैसला था जिसने आगे आने वाली तबाही की नींव रख दी। इस फैसले ने पूर्व जुरासिक वर्ल्ड ऑपरेशंस मैनेजर क्लेयर को अंदर तक झकझोर दिया। अब वह एक डायनासोर प्रोटेक्शन ग्रुप की प्रमुख बन चुकी थी और डायनासोरों के लिए नई सुरक्षित जगह खोजने के लिए हर तरफ भाग दौड़ कर रही थी, लेकिन हर बार उसे नाकामी ही मिल रही थी। जब वह लगभग उम्मीद छोड़ चुकी थी, तभी एक रहस्यमयी फोन कॉल ने सब बदल दिया। उम्रदराज अरबपति बेंजामिन लॉकवुड ने उसे अपने निजी एस्टेट पर बुलाया। क्लेयर जब वहां पहुंची तो उसने देखा व्हील चेयर पर बैठे लॉकवुड उसका इंतजार कर रहे थे। यही वह शख्स था जो जुरासिक पार्क के शुरुआती निवेशकों में से एक था और कभी जॉन हैमंड का बिजनेस पार्टनर भी रहा था। जवानी में दोनों ने डॉक्टर वू के साथ मिलकर जेनेटिक टेक्नोलॉजी पर काम किया, डायनासोरों को फिर से जीवित किया और कंपनी खड़ी की। लेकिन बाद में विचारों के टकराव ने दोनों को अलग कर दिया और लॉकवुड ने कंपनी का काम अपने भरोसेमंद सहयोगी एली मिल्स को सौंप दिया। नूबलर द्वीप पर आने वाली तबाही की खबर सुनकर लॉकवुड यह सोच भी नहीं पा रहा था कि डायनासोर फिर एक बार खत्म हो जाए। उसने क्लेयर को बताया कि उसने एक गुप्त निर्जन द्वीप खोज लिया है, जहां न इंसानों का दखल होगा न कोई पर्यटक, और योजना यह है कि सारे डायनासोरों को वहां शिफ्ट कर दिया जाए। तभी क्लेयर को पता चला कि सालों पहले हर डायनासोर के शरीर में ट्रैकिंग चिप डाली गई थी और उन चिप्स को एक्टिवेट करने की अनुमति सिर्फ लॉकवुड के पास थी। पूर्व जुरासिक वर्ल्ड मैनेजर होने के नाते क्लेयर के पास भी यह एक्सेस थी और वह द्वीप की हर लोकेशन और सिस्टम को अच्छी तरह जानती थी। लेकिन मिल्स ने एक खास बात पर जोर दिया, एक रैप्टर को हर हाल में पहले बचाना होगा। ब्लू, दुनिया की आखिरी जीवित वेलोसिरैप्टर, जिसकी बुद्धि इंसानों के बाद सबसे ऊंची मानी जाती थी। लेकिन ब्लू बेहद सतर्क थी। इंसानों की गंध मिलते ही छिप जाती थी और उसके करीब सिर्फ एक ही इंसान जा सकता था, ओवेन। वही ओवेन जिसने बचपन से उसे पाला था। जुरासिक वर्ल्ड हादसे के बाद क्लेयर और ओवेन कुछ समय के लिए फिर साथ आए थे, लेकिन स्वभाव के फर्क ने उन्हें दोबारा अलग कर दिया। क्लेयर डायनासोर बचाने के मिशन में जुट गई, जबकि ओवेन जंगलों में एकांत जीवन जीने लगा।
क्लेयर ने उसे मनाने की हर कोशिश की, लेकिन ओवेन ने साफ इनकार कर दिया। फिर उसने पुराने वीडियो दिखाए जिनमें नन्ही ब्लू उसकी ओर उसी भरोसे से देख रही थी। वह नजर देखते ही ओवेन लंबे समय तक चुप रहा और आखिरकार नूबलर द्वीप जाने के लिए तैयार हो गया। उनके साथ पूर्व जूवेट जिया, सिस्टम इंजीनियर फ्रैंकलिन और हथियारों से लैस एक भाड़े की टीम भी थी। कभी दुनिया का सबसे चर्चित जुरासिक वर्ल्ड अब ज्वालामुखी की गरज के बीच ढहने के कगार पर खड़ा था। अब इंसानों के पास पहले जैसी ताकत या नियंत्रण नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा समय था जिसमें जितने हो सके उतने डायनासोर बचाने थे। सब लोग बख्तरबंद गाड़ियों में बैठकर उस उजड़े हुए पार्क के भीतर दाखिल हुए। कभी चहल पहल से भरी जगह अब वीरान और खंडहर बन चुकी थी। तभी पहली बार एक डायनासोर सामने आया और सब खामोश हो गए। धुंध के बीच से धीरे धीरे एक विशाल ब्रैकियोसॉरस उभरा। उसका विशाल शरीर, शांत स्वभाव और बिना किसी आक्रामकता के वह जैसे किसी खोई हुई दुनिया की आखिरी याद बनकर खड़ा था। किसी ने नहीं सोचा था कि कभी सिर्फ कहानियों और जीवाश्मों में देखे जाने वाले ये प्रागैतिहासिक दैत्य यूं आंखों के सामने जिंदा खड़े होंगे। और यहीं से रेस्क्यू ऑपरेशन सच में शुरू हुआ। फ्रैंकलिन ने पार्क सिस्टम सक्रिय किया, क्लेयर ने अपनी हथेली स्कैन कर एक्सेस ऑथराइजेशन पूरा किया और बहुत जल्द जैसे ही सिस्टम एक्टिव हुआ, एक एक करके डायनासोरों के लोकेशन सिग्नल चमकने लगे और ब्लू की लोकेशन भी सटीक तौर पर मिल गई। सब तुरंत गाड़ियों में बैठकर उसकी तरफ निकल पड़े, लेकिन इंजन की तेज आवाज ने सतर्क ब्लू को चौंका दिया। उसे पास जाकर पकड़ने की योजना मुश्किल में पड़ गई। तब ओवेन ने फैसला किया कि वह अकेले ही जंगल में जाकर ब्लू को ढूंढेगा। घने जंगल में ज्यादा दूर नहीं गया था कि अचानक झाड़ियों के बीच से ब्लू सामने आ गई। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उसकी एम्बर रंग की आंखों में अपनापन नहीं बल्कि शक और सतर्कता भरी थी। लंबे समय की दूरी ने उसे ओवेन की आवाज और गंध तक भुला दी थी, लेकिन ओवेन ने कदम धीमे किए, वही पुराने जाने पहचाने कमांड दी और धैर्य से उसे शांत करने लगा। धीरे धीरे ब्लू की सतर्कता कम होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे इंसान और रैप्टर के बीच पुराना रिश्ता फिर से लौटने वाला है। तभी अचानक आसमान से एक ट्रैंक्विलाइजर डार्ट आकर लगा। अधीर भाड़े के सैनिकों ने ओवेन के आदेश का इंतजार ही नहीं किया और अपनी तरफ से हमला कर दिया। सौभाग्य से ब्लू पहली डार्ट से नहीं गिरी। खतरा महसूस होते ही उसने पलटवार किया, लेकिन तभी एक गोली चली और ब्लू जमीन पर गिर पड़ी। ओवेन गुस्से में सैनिकों की ओर दौड़ा, लेकिन टीम लीडर ने उसे भी ट्रैंक्विलाइजर मारकर बेहोश कर दिया और यहीं उनका असली चेहरा सामने आ गया। वे रेस्क्यू मिशन का हिस्सा थे ही नहीं, ये सब एक जाल था। जिया, जो द्वीप की इकलौती बेट थी, उसे बंदूक की नोक पर मजबूर किया गया कि वह घायल ब्लू का इलाज करे, वरना उसे मार दिया जाएगा। तभी नूबलर द्वीप का ज्वालामुखी आखिर फट पड़ा। आसमान धुएं और राख से भर गया। हर तरफ भगदड़ मच गई, लेकिन भाड़े के सैनिकों को सिर्फ अपनी जान बचाने की पड़ी थी। बाकी कोई जिए या मरे उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। और अब सच सामने था। डायनासोर संरक्षण योजना एक झूठ थी। मिल्स कभी डायनासोरों को बचाने नहीं आया था। वह उन्हें चुपचाप निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचने वाला था और ब्लू उसकी जेनेटिक वेपन योजना का सबसे अहम हिस्सा थी। उधर ओवेन बेहोशी की हालत में जंगल में पड़ा था, हिल भी नहीं पा रहा था। तभी एक स्टिगी मोलोक जैसा डायनासोर उसके पास आया और बार बार उसकी शक्ल चाटने लगा, जैसे उसे जगाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ओवेन पूरी तरह होश में आता उससे पहले जलती हुई लावा की नदी उसकी तरफ बढ़ने लगी। मौत सामने देखकर उसका होश लौट आया। वह लड़खड़ाते हुए एक गिरे हुए पेड़ के तने की दरार में लुढ़क गया और किसी तरह लावा से बच निकला। इसी बीच क्लेयर और फ्रैंकलिन कंट्रोल रूम में फंसे थे। कई कोशिशों के बाद उन्हें एक इमरजेंसी रास्ता मिला, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, सामने सीधे कार्नोटोरस खड़ा था। उसी समय लावा कंट्रोल रूम में घुसने लगा। दोनों की जानलेवा दौड़ शुरू हो गई। किसी तरह दोनों ने मिलकर कार्नोटोरस को एक पाइपलाइन में फंसा दिया, लेकिन असली तबाही तो अब शुरू हुई थी। ज्वालामुखी विस्फोट ने पूरे द्वीप को नर्क बना दिया। जलते पत्थर आसमान से बरसने लगे। पूरा द्वीप आग के समंदर में बदल गया। डायनासोरों के झुंड बाढ़ की तरह जंगल से बाहर भाग रहे थे। हर कदम मौत के किनारे पर था। एक चूक और इंसान उनके पैरों तले कुचला जाता। आखिर ओवेन, क्लेयर और फ्रैंकलिन फिर मिल गए और एक छोड़ी हुई जायरोस्फीयर गाड़ी में छिप गए। लेकिन ओवेन अभी ठीक से अंदर चढ़ भी नहीं पाया था कि तभी एक विशाल सिनोसिराटॉप्स गुस्से में उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ गया। जैसे ही वह उग्र सिनोसिराटॉप्स टूर गाड़ी पर हमला करने ही वाला था, तभी वही स्टिगी मोलोक, जिसने पहले ओवेन को जगाया था, अचानक उस पर टूट पड़ा। दोनों डायनासोर आपस में भिड़ गए। उसी अफरा तफरी में गाड़ी का दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया, लेकिन बाहर खड़ा ओवेन अभी भी खतरे में था और सिनोसिराटॉप्स ने अपना ध्यान उसकी तरफ मोड़ लिया। ठीक उसी पल जैसे मौत सामने खड़ी हो, अचानक पुराना सम्राट लौट आया। टी-रेक्स। उसने झपट्टा मारकर सिनोसिराटॉप्स
ट्राइसराटॉप्स की गर्दन दबोच ली और उसे जमीन पर पटक कर कुचल दिया। जुरासिक युग से अब तक जिंदा बचा यह बूढ़ा शिकारी एक बार फिर इंसानों की जान बचा रहा था, लेकिन इस बार वह भी इस मरते हुए द्वीप को नहीं बचा सकता था। पूरा नूबलर आग के समंदर में डूब चुका था। अब एक ही रास्ता बचा था, नीचे फैला महासागर। हर तरफ डायनासोर पागलों की तरह समुद्र की ओर भाग रहे थे। तभी क्लेयर की गाड़ी अफरा तफरी में धक्का खाकर सीधे चट्टान से नीचे समुद्र में जा गिरी। पानी तेजी से केबिन में भरने लगा। आखिरी पल में ओवेन ने दरवाजा तोड़ा और सबको डूबती गाड़ी से बाहर निकाल लिया। लेकिन पानी से बाहर आते ही जो नजारा दिखा वह किसी नरक से कम नहीं था। भाड़े के सैनिक पकड़े गए डायनासोरों को जहाज पर चढ़ा रहे थे। ऊपर से यह रेस्क्यू लग रहा था, लेकिन असल में वे सिर्फ कीमती डायनासोर चुन रहे थे। बाकी मरे या जिए किसी को फर्क नहीं पड़ता था। तभी ज्वालामुखी के धमाके से उठी विनाशकारी शॉकवेव उनकी ओर बढ़ने लगी। ओवेन, क्लेयर और फ्रैंकलिन ने एक ट्रक कब्जे में लिया और पूरी रफ्तार से जहाज की तरफ दौड़े। डेक उठने के आखिरी सेकंड में वे जहाज पर कूदने में कामयाब हो गए और जब जहाज धीरे धीरे तट से दूर जाने लगा तभी सबकी नजर पीछे गई और एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसे भूलना नामुमकिन था। द्वीप के किनारे धुएं और आग के बीच एक अकेला ब्रैकियोसॉरस खड़ा था, वही शांत दैत्य जो कभी आजाद दौड़ता था। उसने सिर उठाया, दूर जाती जहाज की तरफ देखा और एक लंबी दर्द भरी पुकार निकाली। पीछे से लावा उसकी ओर बढ़ रहा था। आसमान खून सा लाल हो चुका था। आग की रोशनी में उसकी आंखों में सिर्फ बेबसी थी। वह चीख सिर्फ जान बचाने की गुहार नहीं थी, वह जैसे पूरे जुरासिक युग का अंतिम विलाप था। यह वही जगह थी जो कभी उसका घर थी, जहां वह पैदा हुआ, बड़ा हुआ, आजाद जिया, और अब वही दुनिया आग में जल रही थी, इंसानों द्वारा छोड़ी हुई, बिना किसी उद्धार के। और देखते ही देखते डायनासोरों का वह स्वर्ग खत्म हो गया। लेकिन उसी समय बहुत दूर कैलिफोर्निया में लॉकवुड एस्टेट के भीतर एक और खौफनाक खेल शुरू हो चुका था। एली मिल्स, जो ऊपर से लॉकवुड फाउंडेशन का जिम्मेदार दिखता था, असल में उसके नाम और ताकत का इस्तेमाल कर एक ब्लैक मार्केट डील चला रहा था। न्यूबलर से बचाए गए डायनासोरों को वह जैविक हथियार बनाकर बेचने वाला था। योजना थी एस्टेट के नीचे बने गुप्त लैब में दुनिया के सबसे खतरनाक खरीदारों के लिए एक सीक्रेट ऑक्शन आयोजित किया जाए, और सिर्फ डायनासोर बेचना ही नहीं, उन्हें युद्ध के हथियार में बदलना भी इस साजिश का हिस्सा था। इसी मकसद से एक नया जेनेटिक प्रोजेक्ट पहले ही शुरू हो चुका था, वही प्रोजेक्ट जिसकी नींव उस समुद्री मिशन में चुराई गई इंडोमिनस रेक्स की हड्डी से रखी गई थी। समुद्र की गहराई से इंडोमिनस रेक्स की हड्डियां चुराने वाली टीम का असली मकसद अब सामने आ चुका था। वह सिर्फ हड्डियां नहीं थीं, उनमें छिपे जेनेटिक कोड चाहिए थे। उसी डीएनए को वेलोसिरैप्टर की फुर्ती, शिकार कौशल और सोचने समझने की क्षमता के साथ मिलाकर उन्होंने एक नया जैविक हथियार बना डाला, इंडोरैप्टर। एक ऐसा युद्ध स्तरीय राक्षस जो आदेश पर मार सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि यह नया जीव बेहद हिंसक था, काबू में नहीं आता था और पूरी तरह इंसानी आदेश नहीं मानता था। यानी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अभी एक आखिरी चीज बाकी थी, ब्लू, वही आखिरी टुकड़ा जिससे यह बायो वेपन प्रोग्राम पूरा होना था। उधर जहाज पर ओवेन को आखिर ब्लू मिल गई, लेकिन उसकी हालत नाजुक थी। वह बेहोश थी और बहुत खून बह चुका था। जिया ने जांच कर कहा, गोली उसके शरीर में फंसी है और अगर तुरंत खून न चढ़ाया गया तो वह नहीं बचेगी। लेकिन समस्या यह थी कि उसका ब्लड ग्रुप सिर्फ एक ही डायनासोर से मैच करता था, टी-रेक्स। जहाज पर मौजूद सारे डायनासोरों को गहरी बेहोशी की दवा दी जा चुकी थी। ओवेन और जिया बेहद सावधानी से सोए हुए टी-रेक्स के पास पहुंचे और उसकी नींद टूटने से पहले उसका खून निकालने में कामयाब हो गए। लेकिन लौटते वक्त अचानक टी-रेक्स जाग गया। तभी क्लेयर ऊपर से कूदकर उसका ध्यान भटकाती है, जबकि ओवेन पिंजरे की दीवार से चिपककर धीरे धीरे पीछे हटता है और जैसे ही टी-रेक्स झपटा वे बाल बाल बच निकले। खून मिलते ही जिया ने तुरंत ब्लू की सर्जरी शुरू की, गोली निकाली, टांके लगाए और आखिरकार ब्लू की सांसें स्थिर हो गईं। सबने राहत की सांस ली। कुछ समय बाद जहाज कैलिफोर्निया पहुंचा और डायनासोरों से भरे कंटेनर सीधे लॉकवुड एस्टेट की भूमिगत लैब में पहुंचा दिए गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लॉकवुड को आखिर मिल्स की साजिश का सच पता चल चुका था। उसने गुस्से में मिल्स को फटकारा, कहा कि उसने उसके सिद्धांतों के साथ विश्वासघात किया है और उसे पुलिस के हवाले कर देगा। लेकिन अब मिल्स नकाब उतार चुका था। उसने सीधे लॉकवुड की हत्या कर दी। उधर ओवेन और क्लेयर ट्रांसपोर्ट टीम में घुसकर अंदर पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं और भूमिगत कैद खाने में बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन ओवेन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने देखा कि बगल की कोठरी में एक बेहद आक्रामक स्टिगीमोलोक बंद है और वहीं से उसने भागने की योजना बनाई। वह उसे बार बार उकसाने लगा। गुस्से में पागल स्टिगीमोलोक ने अपनी कठोर खोपड़ी से दीवार पर हमला करना शुरू किया और आखिर एक बड़ा छेद कर दिया। फिर ओवेन ने उसे जेल के दरवाजे की तरफ भड़काया और एक जोरदार टक्कर में दरवाजा भी टूट गया। दोनों मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। बाहर निकलते ही उनकी मुलाकात एक छोटी लड़की से हुई, मेसी लॉकवुड, लॉकवुड की पोती। डायनासोरों के लिए उसका प्यार अपने नाना जैसा ही था। वह हमेशा उन्हें
उन्हें असली रूप में देखना चाहती थी। लेकिन कुछ समय पहले वह गलती से नीचे की लैब में पहुंच गई थी, जहां उसने ओवेन के ब्लू को ट्रेन करने वाले पुराने वीडियो देखे और डॉक्टर वूफ मिल्स को इंडोरैप्टर और गुप्त डायनासोर ऑंक्शन की बात करते सुना। उसने यह सच अपने नाना को बताया भी, लेकिन उसे भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। और जब वह वापस लौटी तब तक लॉकवुड मारा जा चुका था। अकेली डरी हुई मेसी अब ओवेन और क्लेयर के साथ भागने का फैसला करती है। और फिर रात ढलते ही मानव इतिहास की पहली प्रागैतिहासिक जीवों की नीलामी शुरू हुई। दुनिया भर से आए रहस्यमयी खरीदार भूमिगत हॉल में इकट्ठा थे। रोशनी के बीच एक एक कर पिंजरों में बंद डायनासोर सामने लाए जा रहे थे। वे दहाड़ रहे थे, तड़प रहे थे, आजादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन सामने बैठे खरीदारों की आंखों में सिर्फ लालच चमक रहा था। नीलामी हॉल में हर तरफ हथौड़ों की आवाज गूंज रही थी। एक एक डायनासोर करोड़ों डॉलर में बिक रहा था, लेकिन इन अमीर खरीदारों की नजर में वे जीवित प्राणी नहीं थे, सिर्फ महंगे सामान थे, दुर्लभ खिलौने जिनसे ताकत और मुनाफा खरीदा जा सकता था। जीवन के प्रति कोई सम्मान नहीं, सिर्फ लालच। फिर नीलामी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंची। इंडोरैप्टर को मंच पर लाया गया। अभी उसमें ब्लू का डीएनए नहीं डाला गया था, यानी वह अधूरा था, लेकिन फिर भी उसे सिर्फ प्रदर्शन के लिए पेश किया गया। उसकी मारक क्षमता दिखाने के लिए एक खरीदार को निशाना बनाया गया। सैनिक ने लेजर टारगेट उसकी छाती पर लगाया, आदेश दिया गया और इंडोरैप्टर बिजली की तरह झपटा। यह प्रदर्शन इतना खौफनाक था कि किसी को पीछे हटना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा। खरीदार और पागल हो गए, बोलियां और ऊपर चढ़ने लगी। उनके लिए वह कोई जानवर नहीं था, बल्कि चलता फिरता युद्ध उद्योग था। लेकिन नीचे छिपे ओवेन और क्लेयर सब देख रहे थे। उन्हें समझ आ चुका था, यह सिर्फ डायनासोरों की बिक्री नहीं, वैश्विक तबाही की नीलामी थी। अगर इंडोरैप्टर बाजार में गया, दुनिया बदल जाएगी। तभी ओवेन ने पहले छुड़ाए गए स्टिगीमोलोक को नीलामी हॉल की ओर मोड़ दिया। अगले ही पल हॉल में हड़कंप मच गया। अमीर खरीदार भागने लगे, सिक्योरिटी टूट गई, पूरा आयोजन अराजकता में बदल गया। लेकिन असली विनाश अभी बाकी था। बाहर भाड़े का सरगना, जो हर शिकार के दांत निकालकर ट्रॉफी बनाता था, लालच में फिर लौट आया। उसकी नजर इंडोरैप्टर के नुकीले दांतों पर पड़ी और उसने सोचा, यही उसकी अंतिम सबसे कीमती ट्रॉफी होगी। लेकिन उसने इस जीव की बुद्धि को कम आंका। इंडोरैप्टर ने चाल चली। वह बेहोश होने का नाटक कर रहा था। जैसे ही वह आदमी पास आया, इंडोरैप्टर अचानक उठ बैठा और एक ही झटके में उसकी बांह चबा डाली। बाकी लोग जान बचाकर भागे। लिफ्ट में घुसकर उन्होंने दरवाजा बंद किया। लगा बच गए, लेकिन इंडोरैप्टर ने अपनी पूंछ के एक वार से लिफ्ट की वायरिंग ही उखाड़ दी और दरवाजा फिर धीरे धीरे खुलने लगा। मौत सामने खड़ी थी। उधर मिल्स ने अपने लोगों के साथ क्लेयर, ओवेन और मेसी को घेर लिया। मेसी की आंखों में अविश्वास देखकर उसने एक ऐसा राज खोला जिसने सबको हिला दिया। मेसी लॉकवुड की असली पोती थी ही नहीं, वह क्लोन थी। लॉकवुड ने अपनी मृत बेटी की याद में जेनेटिक तकनीक से उसे बनाया था। बिल्कुल डायनासोरों की तरह वह भी विज्ञान की उपज थी। और यही वह वजह थी जिसके कारण कभी जॉन हैमंड और लॉकवुड अलग हुए थे। हैमंड इंसानी क्लोनिंग के खिलाफ था, लेकिन बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इंडोरैप्टर वहां आ पहुंचा। मिल्स के आदमी तितर बितर हो गए। उधर डॉक्टर वू अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह लैब के मुख्य जेनेटिक डिवाइस लेकर भागना चाहता था और जिया पर दबाव डाल रहा था कि ब्लू का जेनेटिक सैंपल निकाले। लेकिन जिया ने बताया, ब्लू को टी-रेक्स का खून चढ़ चुका है, उसका जीन अब दूषित हो चुका है। इंडोरैप्टर को परफेक्ट बनाने के लिए उसका उपयोग अब संभव नहीं। यह सुनते ही वो बौखला गया। तभी फ्रैंकलिन वक्त पर पहुंचा और अफरा तफरी में डॉक्टर वू को ट्रैंक्विलाइजर मारकर जिया को छोड़ा लिया। फिर उन्होंने ब्लू को आजाद कर दिया और ब्लू ने आते ही सिक्योरिटी पर हमला बोल दिया। लेकिन लड़ाई के बीच गलती से गैस पाइपलाइन टूट गई। ज्वलनशील गैस तेजी से लैब में फैलने लगी। ब्लू ने खतरा भांप लिया और तुरंत पीछे हट गई। अगले ही पल भीषण विस्फोट हुआ। जहरीली गैस पूरे लैब में फैल गई और इसी दौरान दूसरी तरफ इंडोरैप्टर अब खुला घूम रहा था और शिकार शुरू हो चुका था। फिर इंडोरैप्टर ने ओवेन और उसके साथियों पर पागलों की तरह हमला शुरू कर दिया और लगातार उनका पीछा करता रहा। लेकिन ओवेन ने घबराने के बजाय तुरंत सारी लाइटें बंद कर दी और इंडोरैप्टर के साथ आंख मिचौली खेलकर समय खरीदने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी जिया और मैसी को पता चलता है कि जहरीली गैस लीक हो रही है और वेंटिलेशन सिस्टम भी खराब हो चुका है। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो अंदर बंद सभी डायनासोर जहरीली गैस से मर जाएंगे। जिया तुरंत अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करते हुए सिस्टम रिस्टार्ट करती है। लेकिन जैसे ही बिजली वापस आती है, अभी अभी बंद की गई सारी लाइटें एक साथ जल उठती हैं और ओवेन की पूरी योजना बर्बाद हो जाती है। अचानक रोशनी से घबराकर मैसी जोर से चीख पड़ती है और उसकी आवाज सीधे इंडोरैप्टर का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। वह जान बचाने के लिए भागते हुए दूसरी मंजिल तक पहुंचती है और एक गुप्त रास्ते से कुछ देर के लिए खुद को बचा लेती है। यह दृश्य जुरासिक पार्क के उस मशहूर किचन सीन को श्रद्धांजलि देता है, जहां लड़की रसोई में छिप जाती है।
मैसी बिस्तर के भीतर दुबकी कांप रही होती है। तभी ऊपर छत से पंजों की खरोंच की आवाज आने लगती है। फिर धीरे धीरे बालकनी का दरवाजा खुलता है और इंडोरैप्टर किसी भूत की तरह कमरे में दाखिल हो जाता है। ठीक उसी निर्णायक पल पर ओवेन दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और गोली चलाता है, लेकिन गोलियों का इंडोरैप्टर पर कोई असर नहीं होता। जैसे ही इंडोरैप्टर ओवेन पर झपटने वाला होता है, तभी ब्लू समय पर पहुंच जाती है और ब्लू और इंडोरैप्टर के बीच जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर ओवेन मैसी को लेकर छत की ओर भागता है, लेकिन इंडोरैप्टर उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाता है और दोनों को छत के किनारे तक धकेल देता है। तभी सामने लेजर साइट का निशाना चमकता है और ओवेन इंडोरैप्टर को जाल में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन इंडोरैप्टर असाधारण रूप से शक्तिशाली और फुर्तीला निकलता है और एक ही छलांग में ऊपर चढ़ाता है। इसी दौरान नीचे बंद सारे डायनासोर जहरीली गैस की वजह से मरने के कगार पर पहुंच चुके होते हैं। क्लेयर रिलीज बटन के सामने खड़ी कांप रही होती है, क्योंकि वह जानती है कि अगर उसने दरवाजे खोल दिए तो डायनासोर इंसानों की दुनिया में फैल जाएंगे और दोनों प्रजातियों के बीच की सीमा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन जब क्लेयर फैसला नहीं कर पाती, तभी मैसी खुद बटन दबा देती है। दरवाजे खुल जाते हैं और सारे डायनासोर आजाद होकर जंगलों की ओर भाग निकलते हैं। उसी पल इंसानों और डायनासोर की दुनिया के बीच की आखिरी दीवार टूट जाती है। इसी बीच मिल्स अभी भी डायनासोर के डीएनए सैंपल लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह एस्टेट से बाहर निकलता है, अचानक टी-रेक्स सामने आता है और एक ही वार में उसे चीरकर खत्म कर देता है। यह सिर्फ एक गद्दार की मौत नहीं थी, बल्कि इंसानी लालच पर जुरासिक युग का अंतिम फैसला था। जब सब जलती हुई एस्टेट से बाहर निकलते हैं, तब ब्लू शांत खड़ी उनका इंतजार कर रही होती है। ओवेन और ब्लू के बीच का रिश्ता अब मालिक और जानवर का नहीं रह गया था, वह परिवार जैसा बन चुका था। ओवेन हाथ बढ़ाकर उसे अपने साथ सुरक्षित जगह ले जाना चाहता है, लेकिन ब्लू हल्के से सिर हिलाकर मना कर देती है, क्योंकि उसके लिए आजादी ही असली घर है। वह ओवेन के हाथ को हल्के से छूती है और फिर मुड़कर जंगल में खो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी समय आसमान में उड़ते एक कार्गो विमान के भीतर एक अज्ञात जीन परिवर्तित डायनासोर को कड़ी सुरक्षा में ले जाया जा रहा होता है और एक गुप्त कंटेनर में कई और खतरनाक डीएनए फॉर्मूले छिपे होते हैं। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही, अगली तबाही चुपचाप जन्म ले चुकी है और असली जुरासिक युग अब शुरू हुआ है। और इसी के साथ ही ये मजेदार फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।